हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। मध्यकालीन भारत के इतिहास जो हम पढ़ रहे थे और उसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने भाग 1, 2 और 3 तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने शाहजहाँ तक की जानकारी हासिल कर ली थी। और आज का हमारा भाग 4 है। भाग 4 में आज औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे और मुगल कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, औरंगजेब के बारे में जानकारी। सर्वप्रथम देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। मोटिवेशनल लाइन में किस्मत हमारे हाथों में नहीं होती, लेकिन मेहनत हमारे हाथों में होती है और मेहनत से ही किस्मत बनती है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में है और हमें मेहनत ऐसी करनी है कि किस्मत को अपने आप हमारे सामने झुकना पड़ेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए। अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक में हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसमें हमने 3 भाग पढ़ लिए थे, जिसमें हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तक पढ़ लिया था। और भाग 4 में आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब आलमगीर के बारे में, जो औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अब देख लेते हैं कि औरंगजेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल, इनकी माँ का नाम था, उनके गर्भ से हुआ था। औरंगजेब का जो बचपन था वो अधिकांश थे नूरजहां के पास बीता था, मतलब नूरजहां इनकी दूसरी माँ थी। पीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। जो पीर मोहम्मद हकीम थे वो औरंगजेब के गुरु थे। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारसी राजघराने की राजकुमारी दिलराज बानो बेगम या राबिया बीबी के नाम से ही प्रसिद्ध है, जो दिलराज बानो बेगम है, और ये फारसी राजघराने की राजकुमारी थी, जिसके साथ में औरंगजेब का विवाह हुआ था। औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाही गाजी की उपाधि से, इतना लंबा नाम और इतनी लंबी उपाधि के साथ में औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवाया था, तथा देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद शाहजहां के शासन शानदार महल 15 जून 1659 में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। मतलब इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। एक बार राज्याभिषेक करवाया था 31 जुलाई 1658 को, और वो अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाही गाजी की उपाधि के साथ करवाया था। और इसके बाद में इनमें भाइयों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चलता रहा, और उत्तराधिकार का युद्ध लगभग 4 युद्ध इन्होंने उत्तराधिकार के लिए अपने भाइयों से लड़े थे। और जो अंतिम युद्ध था वो था देवराय का, जिसमें अपने भाइयों को समाप्त करके और फिर इसने दोबारा शाहजहां का जो शानदार महल था उसके अंदर 15 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसके बाद इन्होंने औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था, मतलब जो कुरान में लिखा हुआ है उसी हिसाब से शासन चलाते थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानते थे, मतलब जो इस्लाम धर्म में सुन्नी और शिया 2 मत है, तो उनमें से सुन्नी मत को ये मानने वाले थे। और इन्हें लोग जिंदा पीर भी कहा करते थे। जिंदा पीर के नाम से किस शासक को जाना जाता था, तो वो था औरंगजेब। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मुस्लिम पर्व मुहर्रम मनाना बंद कर दिया था। जो मुहर्रम मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले मुहर्रम मनाते हैं, उसको भी बंद कर दिया था। 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से लागू कर दिया था। जजिया कर जो हिंदुओं से लिए जाने वाला कर था, जो अकबर द्वारा बंद कर दिया गया था, उसे 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया। और 1665 ईस्वी में क्या है, हिंदुओं के होली का जो त्योहार था उस पर भी प्रतिबंध लगाया था। मतलब इन्होंने हिंदुओं से जजिया कर जो लिया जाता था वो दोबारा शुरू कर दिया, और होली का त्योहार मनाना भी पर भी रोक लगा दी। 1702 ईस्वी में हिंदुओं की अंगूठियों पर देवी देवताओं का नाम खुदवाने की जो प्रथा थी वो भी
बंद करवा दी थी। मतलब कोई भी किसी भी देवी देवता का चित्र अंगूठी में बनवा के पहनता था, उस पर भी रोक लगा दी थी कि ऐसा भी कोई नहीं करेगा। 1703 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती के तट पर मुर्दों 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 की अंत्येष्टि पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब जो साबरमती नदी थी अहमदाबाद में, उसके किनारे पर कोई भी मुर्दों का अंतिम संस्कार नहीं करेगा, ये भी रोक लगा दी थी। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक जो हिंदू सेनापति थे, मतलब जो अकबर के समय से शुरू हुए थे हिंदू राजपूत सेनापति, जो अकबर के शासनकाल में शुरू हुए थे, और उसके बाद जाते जाते लास्ट में औरंगजेब के शासनकाल में अत्यधिक सेनापति हिंदू हो गए थे। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या 20 थी। जो इनके शासन को प्रशासन में पढ़ेंगे उस चीज को कि सूबे क्या होता है, तो जो अलग अलग सूबे बटे हुए थे वो 20 सूबे थे। और औरंगजेब के समय में जो हिंदू मनसबदार थे वो 337 थे, जो किसी भी मूल्य मुगल सम्राट की अधिक तुलना में अधिक थे। मतलब औरंगजेब की सेना में जो हिंदू मनसबदार थे या हिंदू सेनापति थे, वो पहले जितने भी मुस्लिम शासक हुए थे उनके अपेक्षा औरंगजेब के साथ में ज्यादा मात्रा में थे। मतलब ज्यादा लोग इनके साथ काम करते थे। औरंगजेब ने सर्वप्रथम 18 करों को समाप्त किया जो जनता के लिए कष्टदायी थे। मतलब कुछ अननेसेसरी कर लगे हुए थे, उनको भी 18 करों को औरंगजेब ने समाप्त किया था। औरंगजेब ने प्रजा के चरित्र की निगरानी रखने के लिए मोहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। मतलब जो इनकी जनता है वो जनता क्या कर रही है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, उनकी निगरानी रखने के लिए एक पद अधिकारी नियुक्त किया था, और उस अधिकारी का नाम था मोहतसिब अधिकारी। इस्लाम स्वीकार करने नहीं करने के कारण, मतलब इनका ये कट्टर मुस्लिम थे और ये चाहते थे कि सभी लोग इस्लाम स्वीकार कर लें। तो ये जो औरंगजेब ने क्या किया, सिखों के 9वें जो गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे, उनको बोला कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। तो उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया, और 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने उनको दिल्ली में मरवा दिया था, मतलब उनकी हत्या करवा दी थी। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को किसने मरवाया, किस तो ये अलाउद्दीन सॉरी औरंगजेब ने। और क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने भरतपुर राजवंश की स्थापना की थी। तो ये भरतपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने की थी, और ये औरंगजेब के समय में की थी। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। तो पुरंदर की संधि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जयसिंह और शिवाजी के बीच में मतलब 22 जून 1665 ईस्वी में संपन्न हुई थी, और ये जयसिंह जो था वो औरंगजेब की तरफ से था। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले का जो दीवान आम जो शाहजहां ने बनवाया था, उसमें औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे, और यहाँ पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। मतलब इस जब इनके 1665 में पुरंदर की जब संधि हो गई थी, तो मराठा सरदार जो था शिवाजी, उन्होंने सोचा कि अब तो औरंगजेब के साथ संबंध सुधर गए हैं, तो 1666 में ये औरंगजेब से मिलने के लिए आए थे। और यहाँ आए थे तो धोखे से इनको बंदी बना लिया था, और बंदी बना करके उस वक्त में जयपुर भवन था उसमें इनको शिवाजी को रखा गया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था, वो करवाया था 1679 ईस्वी में, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 3 मार्च 1707 ईस्वी को, वो अहमदनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने ये काम किए थे। अब इसके बाद में इन्होंने कुछ प्रमुख युद्ध लड़े थे। युद्ध काफ़ी लड़े, इनकी सेनाएं छोटा-मोटा युद्ध बहुत लड़ती थी। जो प्रमुख युद्ध होते हैं, जिनका ज़िक्र होता है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो औरंगज़ेब द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे, उनमें शिवाजी और मराठों के साथ युद्ध था। और ये औरंगज़ेब की पूरी ज़िंदगी, पूरा शासनकाल मराठों से उलझते हुए ही गुजर गया था। वो 1660 से 1707 तक औरंगजेब का अधिकांश जो शासन था वो शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के खिलाफ लंबे समय तक अभियान चलता रहा था। मतलब कभी ये मराठों को पराजित कर देते, कभी मराठा इनको कर देते, और मतलब इसी तरह से चलता रहा। मराठा जो शासन था वो औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था, या इनके विजय के बीच में औरंगजेब सॉरी मराठा जो शासक थे वो खड़े थे।
तो ये शिवाजी और मराठों के जो साथ युद्ध हुए थे तो वो लंबे समय तक चला था। एक युद्ध इनका गोलकुंडा की घेराबंदी की थी। गोलकुंडा में क्या किया, जो कुतुबशाही शासक थे उनको हरा करके गोलकुंडा पर अधिकार किया था, और वो अधिकार कब किया था? 1687 ईस्वी में। बीजापुर पर भी इन्होंने कब्जा किया था, विजय की थी, तो वो 1686 में हुई थी, और आदिल शाह शासन को समाप्त करके और मुगल साम्राज्य में बीजापुर को मिला लिया गया था। एक सतनामियों ने विद्रोह कर दिया था इनके समय में, वो किया था 1672 ईस्वी में, और ये दिल्ली के पास में रहते थे सतनामी, उनने विद्रोह किया था और उसको कुचल करके इन्होंने शांत कर दिया था। उसके बाद में जाटों ने विद्रोह किया था, जो जाट होते थे उन्होंने विद्रोह किया, और ये किया था गोकुला जैसे जाट के नेतृत्व में। गोकुला कोई प्रसिद्ध जाट था उस टाइम पे, उसके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह को औरंगजेब की सेना ने दबाया, मतलब तत्कालिक दबा दिया था, लेकिन ये पूरी तरह से उसे समाप्त नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ युद्ध लड़े थे या कुछ विद्रोहों को दबाया था, और जो औरंगजेब क्या है, उत्तराधिकारी के युद्धों में ज़्यादा व्यस्त रहे थे। अपने शासक बनने से पहले इन्होंने अपने भाइयों के साथ में 4-5 युद्ध उत्तराधिकार के लिए किए थे, तो इन युद्धों में व्यस्त रहे थे ये, और इनके भाइयों के साथ में अंत में ये जो एक युद्ध हुआ था, देवराय का युद्ध, तो देवराय के युद्ध में अपने भाइयों को हरा करके और ये फिर उसके पश्चात में शासक बन गए थे। फिर इनके भाइयों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अब इसके बाद में ये औरंगज़ेब के बारे में हमने जाना, औरंगज़ेब के शासनकाल में क्या-क्या हुआ, इन्होंने क्या-क्या युद्ध किए थे। अब हम देख लेते हैं कि मुगल काल जो था, मुगल काल के अंदर प्रशासनिक व्यवस्थाएँ कैसी थी। अब मुगल काल में सभी जो शासक है, प्रमुख शासक, मुगल काल में शासक और भी हुए हैं इनके बाद में, लेकिन जो मुख्य शासक ये हैं और इनकी तरफ से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो इन शासकों को हमने कवर कर लिया है। तो इनके वक़्त में क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो यह केंद्रीय प्रशासन, तो अकबर के शासनकाल में 4 मंत्री पद थे, वजीर, दीवान, मीर बख्शी एवं सद्र। अब ये क्या-क्या काम करते थे? तो वजीर का काम था, ये साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था, मतलब ये ही मुख्य होता था शासक के बाद में, और इसे सैनिक और असैनिक मामलों में असीमित शक्तियाँ प्राप्त थी, मतलब किसी भी मामले में ये दखल दे सकता, डिसीजन ले सकता था, और ये मतलब निरंकुश ना हो जाए उसके लिए एक पद और वो कि बनाया था, वो बनाया था दीवार। तो इसमें ये बनाया था अकबर ने कि वज़ीर किसी भी मतलब कि एक अधिकार को समाप्त करने के लिए इस पद की स्थापना की थी, और ये जो दीवान होते थे, वो वित्त एवं राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। तो जो वजीर निरंकुश नहीं हो जाए उसके लिए दीवान का पद बनाया गया था, और ये वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। एक पद था अमीर बख्शी, और ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और इसका कार्य सैनिकों की भर्ती, रसद मतलब खाने वाली चीज़ों का प्रबंध, सैनिकों के लिए हथियार, घोड़े का प्रबंध, शाही महल जो जहाँ पर राजा रहता था उसका महल की सुरक्षा, और जो मनसबदार बटे हुए थे, मनसबदार प्रणाली थी, उन सब के बारे में इसको जानकारी होती थी, और उन पर ये कंट्रोल मीर बख्शी नाम का अधिकारी करता था। सद्र एक अधिकारी हुआ करता था, तो ये धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था, मतलब धार्मिक मामले से कोई मसला रिलेटेड कोई मसला होता था, तो सद्र की सलाह ली जाती थी, और इसे शेख उल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम से पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को महीने भर का वेतन मिलता था, मतलब मीर बख्शी जो अधिकारी था वो सरखत पत्र पर हस्ताक्षर करता था, तभी सेना को वेतन मिलता था। जब कभी सद्र नाम का अधिकारी न्याय विभाग का कार्य करता था, तो उसे काजी कहते थे, मतलब किसी दूसरे चार्ज में रहता था सद्र नाम का अधिकारी, तो उसे उस वक्त काजी कहा जाता था। लगान मुक्त भूमि मदद एवं मांस का निरीक्षण सद्र करता था, मतलब जो लगान मुक्त भूमि है जिस पर कर नहीं लेना है, उसको उस भूमि को मदद ए मास कहते थे, उसका निरीक्षण करता था कौन? सद्र नाम का अधिकारी, और फिर उस पर लगान निश्चित करता था। तो ये केंद्रीय प्रशासन था। इसके बाद में मुगल काल का शासन क्या है, प्रांतों में भी बटा हुआ था। तो प्रांतीय प्रशासन देख लेते हैं। प्रांतीय प्रशासन 4 भागों में बटा हुआ था। तो उसमें क्या था? सूबे या प्रांत। एक पहला कौन था? सूबे या प्रांत था। तो इसका सूबे या प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी सिपह सलार या सूबेदार होता था। सिपह सलार सूबेदार सूबे या प्रांत का अधिकारी होता था। उसके बाद में एक हिस्सा था सरकार या जिले, जो जिले को सरकार भी कहते थे, तो उसका सर्वोच्च अधिकारी जो था फौजदार हुआ करता था।
उसके बाद में ये ज़िले क्या है परगनों में बँटे हुए थे, तो परगना या महल कहते थे और इसका अधिकारी सिकदार होता था, सर्वोच्च अधिकारी परगना का। और परगने क्या है गाँव में बँटे हुए थे, तो गाँव या ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी मुकद्दम होता था और ये इसको मुकद्दम, चौधरी या खुतबी कहा जाता था। तो मतलब जो प्रांतीय शासन था, जो 4 भागों में बँटा था, तो फर्स्ट था प्रांत या सूबे, तो प्रांत सूबे का मतलब वो उसके अलग छोटे-छोटे टुकड़े किए गए, तो वो ज़िले बन गए, सरकार या ज़िले। और ज़िलों को भी परगना या महल में बाँटा गया और परगना या महल को भी गाँव में या ग्राम के अंदर बाँटा गया और उनका अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किया गया था। उसके बाद में मीर सामा जो अकबर के घरेलू विभाग का प्रधान होता था, जो अकबर के शासनकाल में मीर सामा नाम का अधिकारी घरेलू विभाग का प्रधान होता था। मुगल सेना 4 भागों में बटी हुई थी, उसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, तोप खाने वाले और हस्ती सेना मतलब हाथी सेना, हाथी पे जो चलती थी। अकबर के समय में प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। मतलब जो अकबर का शासनकाल में प्रधानमंत्री को वजीर वकील कहते थे और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। सूबेदार का प्रति 2 या 3 वर्ष में स्थानांतरण कर दिया जाता था। जो प्रांत अधिकारी होता था, उसका 2 या 3 में वर्ष में स्थानांतरण कर दिया जाता था ताकि भ्रष्ट ना हो जाए। टकसाल का अधिकारी दरोगा होता था। टकसाल का अधिकारी क्या है? दरोगा कहलाता था। टकसाल जो होती थी मतलब जो सिक्के बनाने ढालने वाली। तो जिस विभाग में सिक्के ढलते थे उसका जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? दरोगा कहलाता था। हस्ती सेना हेतु पीलवान नामक अलग विभाग गठित किया गया था जो हाथी सेना के लिए। और मनसबदारी प्रथम मुगल कालीन सैनिक व्यवस्था का आधार थी और इस प्रथा को सम्राट अशोक द्वारा शुरू किया गया था। जो मनसबदारी प्रथा थी वो सैन्य व्यवस्था का आधार थी और इसको अकबर ने शुरू किया था। अरबी भाषा में मनसब का अर्थ होता है पद। मनसब का अर्थ एक पद होता है और मनसब शब्द जो है वो मनसबदार की प्रतिष्ठा का सूचक होता था। एक रेस्पेक्टिव वर्ड था मनसबदार। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित हुआ करती थी। इसके बाद देख लेते जो मनसबदार थे, वो 10 से 50 तक की मनसबदारी जो प्राप्त करने वाले थे, उन्हें मनसबदार कहते थे। मतलब 10 से 500 तक का, 10 से 500 तक की उस टाइम पे फिक्स था कि 10 से 50, 100, 1000, 2000, 5000 तक के 5000 से ऊपर तक की भी मनसबदारी दी जाती थी। वो अकबर के शासनकाल में दी जाती थी। तो 10 से 500 तक की जो मनसबदारी मिलती थी, उनको मनसबदार कहते थे। 500 से 2500 तक की मनसबदारी जिनको प्राप्त होती, उनको अमीर कहते थे। और 2500 से ऊपर तक की जिनकी मनसबदारी प्राप्त होती थी उन्हें अमीर आजम कहा जाता था। और ये पद क्या है जो मुगल बादशाह होता था वो देता था। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी जहांगीर के शासनकाल में। और इस पद पर महाबत खान को सर्वप्रथम नियुक्त किया गया था। 1573 ईस्वी में अकबर द्वारा गठित जल सेना का अधिकारी मीर ए बद्र कहलाता था। अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। औरंगजेब ने जजिया कर 1679 ईस्वी में पुनः शुरू किया था। और इनके बाद में एक औरंगजेब के बाद में एक शासक और हुए थे मोहम्मद शाह। इन्होंने 1720 ईस्वी में जजिया कर को पुनः समाप्त कर लिया था। और ये मोहम्मद शाह थे तो लगभग मुगल शासन के अंतिम शासक थे। उसके बाद में अंग्रेजों का शासनकाल चालू हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार भारत पर हो गया था। मुगल शासकों में से केवल अकबर ही निरक्षर था। जो अकबर था, जिसको अकबर महान कहते थे, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जो बड़े बड़े शासक हुए थे मुगल शासन में, वो सब पढ़े लिखे थे। तो दोस्तों ये था मुगल काल का पार्ट 4। उसमें औरंगजेब और मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।